करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। डियर स्टूडेंट, अभी जो टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वह है गोविंद सदाशिव घुरिये साहब। गोविंद सदाशिव घुरिये साहब एक महान सोशियोलॉजिस्ट भारतीय थे। तो आज जो सोशियोलॉजिस्ट में वर्णन करने जा रहे हैं वह गोविंद सदाशिव घुरिये साहब पर वर्णन करने जा रहे हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये साहब बहुत महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट अपना समाजशास्त्र में रखते हैं। समाजशास्त्र में अंतर्गत जब तक सोशियोलॉजिस्ट का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक समाजशास्त्र अधूरा है। तो चलिए आज हम सोशियोलॉजिस्ट में गोविंद सदाशिव घुरिये साहब के बारे में वर्णन करेंगे। A to Z एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो समाजशास्त्र विषय पर आधारित, उसमें गोविंद सदाशिव घुरिये साहब से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। वह बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, या उससे भी छोटा एग्ज़ाम हो, या बड़ा हो उससे भी बड़ा हो, सोशियोलॉजी विषय से संबंधित अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें गोविंद सदाशिव घुरिये साहब से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए गोविंद सदाशिव घुरिये की जीवन गाथा, उनकी कृति और उनकी पुस्तकों का स्मरण मनन चिंतन करना हर एक विद्यार्थी के लिए अत्यंत लाभकारी, उपयोगी और फायदेमंद साबित होता है। तो गोविंद सदाशिव घुरिये साहब का जन्म 1893 और मृत्यु 1983 में हो गया। उनका जन्म जो है 1893 में हुआ और मृत्यु उनकी 1983 में हो गया। गोविंद सदाशिव घुरिये साहब भारत के उन कतिपय गणमान्य प्रतिष्ठित अग्रणी समाजशास्त्रियों में से है जिन्हें भारत में समाजशास्त्र विषय को परिणत करने का श्रेय दिया जाता है। मैंने कहने का अर्थ यह है कि गोविंद सदाशिव घुरिये साहब भारत के प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों में गिना जाता है जो भारत में समाजशास्त्र को लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पैट्रिक गिड्स के बाद बम्बई विश्वविद्यालय, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। मैंने गोविंद सदाशिव घुरिये जो है मुंबई विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालने में पैट्रिक गिड्स के बाद प्रथम विद्वान थे। यही कारण है कि कुछ लोगों ने इस विषय के संस्थापक के रूप में घुरिये को भारत के समाजशास्त्र की उपाधि से भी विभूषित किया है, और इसी के कारण कुछ लोगों ने भारत में समाजशास्त्र की उपाधि से भी गोविंद सदाशिव घुरिये को सम्मानित किए हैं। उन्हें सन 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर नियुक्ति मिली और 10 वर्ष बाद 1934 में उन्हें प्रोफेसर और समाजशास्त्र का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हें सन 1934 में रीडर मुंबई विश्वविद्यालय में और 10 वर्ष बाद 1934 में उन्हें प्रोफेसर और समाजशास्त्र का अध्यक्ष बना दिया गया। वे यहाँ 35 वर्षों की एक लंबी अवधि तक इस विभाग के अध्यक्ष हैं। वे यहाँ 35 वर्षों तक इस लंबी अवधि तक यहाँ अध्यक्ष रहे। सन 1959 में सेवा मुक्ति के बाद बम्बई विश्वविद्यालय ने उन्हें सेवा मुक्त आचार्य प्रोफेसर इमेरिटस के रूप में नियुक्त कर उन्हें सम्मानित किया। ये बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम सेवा मुक्त आचार्य थे। वे बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम सेवा मुक्त आचार्य भी थे।
सेवामुक्त आचार्य प्रथम बम्बई विश्वविद्यालय के थे। वे इंडियन साइंस कांग्रेस के नथरी सात विभाग के सन 1934 में अध्यक्ष भी रहे। वह इंडियन साइंस कांग्रेस के नथरी सात विभाग के सन 1934 में अध्यक्ष भी रहे। इसी वर्ष रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी मुंबई शाखा की प्रबंध समिति का उन्हें एक सदस्य मनोनीत किया। सन 1942 में मुंबई के एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और सन 1948 तक वे इस पद पर रहे। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम संगठन जिसकी स्थापना सन 1952 में इंडियो सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में हुई, की शुरुआत करने में प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रधान संपादक के रूप में शुभारंभ करने में अपनी भूमिका अदा की है। इस संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रधान संपादक के रूप में शुभारंभ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धुरिये साहब का जन्म महाराष्ट्र के मालवण गांव में एक अत्यंत रूढ़िवादी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार अत्यधिक धर्मपरायण और धर्मनिष्ठ था। परिवार के धार्मिक वातावरण, धर्मनिष्ठा और संस्कृत ज्ञान का धुरिये के जीवन पर अक्षुण्ण प्रभाव पड़ा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मालवण गांव में और स्कूली शिक्षा जूनागढ़ गुजरात में और उच्च शिक्षा मुंबई के सुप्रसिद्ध एलिफेंस्टन कॉलेज में हुई। सन 1918 में यहीं से तुलनात्मक भाषाशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और पाली में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कुलपति का अत्यंत दुर्लभ स्वर्ण पदक अर्जित किया। एमए करने के बाद वे इसी कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। इसी अवधि में वे बम्बई विश्वविद्यालय के गेट्स के संपर्क में आए, जो यहाँ समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। धुरिये साहब ने गेट्स के निर्देशन में एक नगरीय केंद्र के रूप में बम्बई विश्वविद्यालय पर एक लेख लिखा। इस लेख के आधार पर गेट्स की सिफारिश पर उन्हें विदेश में आगे पढ़ने की छात्रवृत्ति मिल गई और वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुछ समय तक एल.टी. हॉवर्स के एमए करने के बाद इसी कॉलेज में प्राध्यापक। इसी अवधि मुंबई विश्वविद्यालय गेट्स के संपर्क में समाजशास्त्र धुरिये के गेट्स के निर्देशन में एक नगरीय केंद्र के रूप में बम्बई विषय पर एक लेख लिखा। इस लेख के आधार पर गेट्स की सिफारिश पर उन्हें विदेश में आगे पढ़ने की छात्रवृत्ति मिल गई और वे लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से कुछ समय तक एल.टी. हॉवर्स के साथ कार्य किया। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने W.H.R. रिवर्स के सानिध्य में शोध कार्य किया। धुरिये साहब को शोध उपाधि PhD प्राप्त होने के पूर्व ही वे प्रोफेसर रिवर्स की मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने अपने शोध कार्यों को A.C. हेडन के निर्देशन में पूरा किया, जो सन 1932 में भारत में जाति और प्रजाति के नाम से प्रकाशित हुआ। इस प्रथम पुस्तक ने ही बौद्धिक जगत में धुरिये की प्रतिभा की छाप अंकित कर दी। धुरिये साहब बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की नींवों को मजबूत करने वाले प्रमुख शिल्पज्ञ रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक लंबे काल तक अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए समाजशास्त्र को न केवल व्यावसायिक दर्जे की परिस्थिति दिलवाई,
अपितु भारत के शैक्षणिक चित्रपटल पर इस विषय के लिए एक विशिष्ट स्थान भी अर्जित किया। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को इस विषय में प्रशिक्षण देकर भारत में प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों की एक लंबी कतार को तैयार किया। इसके कई शिष्यों ने अपने शोध कार्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जगत में ख्याति अर्जित की तथा उनके शिष्यों ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए भारतीय शैक्षणिक जगत में नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने अपने जीवन काल में एमए के 25 विद्यार्थियों तथा 55 पीएचडी के विद्यार्थियों को निर्देशन प्रदान कर शैक्षणिक जगत में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। शैक्षणिक जगत में एक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आचार विचार तथा व्यवहार के पूर्व धुर्य साहब अत्यंत कठोर, अनुशासन प्रिय और थोड़े अक्खर एवं रूढ़िवादी प्रकृति के थे, किंतु उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अपने शोध विषय और उनके अध्ययन की उपयुक्त पद्धति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। दबंग और दृढ़ निश्चय होते हुए उन्होंने अपने बौद्धिक विचारों को अपने विद्यार्थियों पर थोपने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि उनके निर्देशन में नानाविध विषयों पर विभिन्न शोध उपाधि, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, क्षेत्रकाल आदि का प्रयोग करते हुए प्रचुर मात्रा में शोध कार्य संपन्न हुए। धुर्य साहब ब्रिटिश जन समुदाय की धीरता और बौद्धिकता के भारी प्रशंसक थे। उनका आंग्ल भाषा से विशेष लगाव था, किंतु वे संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। उनका अध्ययन बड़ा विस्तृत और विशाल था। उन्होंने समाज विज्ञानों की पुस्तकों के अलावा अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, कला, पुरातत्व और जीवन चरित्र जैसे विषयों का भी अध्ययन किया और लिखा है। धुर्य साहब बहुत सर्जक थे। उन्होंने अनेक विविध विषयों पर ढेर सारी भारी भरकम लगभग 32 पुस्तकें तथा कई लेख और लेखिकाएँ लिखी है। कई लेख और लेखिकाएँ लिखी। यह कहना अत्युक्त नहीं होगा कि धुर्य का लेखन विश्वकोशीय प्रकृति का था। तितली की भांति पराग एकत्रित करते हुए पूरे जोश खरोश रुचि और विद्वता के साथ धुर्य पूरे जीवन एक विषय से दूसरे विषय के पुनर्न्वेषण में जुटे रहे। शेक्सपियर से लेकर साधुओं पर, कला, नृत्य, वेशभूषा तथा वस्तुशास्त्र से लेकर लोक देवी देवताओं पर, सेक्स तथा विवाह से लेकर प्रजाति जैसे अनेक विषयों पर लिखा है। धुर्य साहब ने सांस्कृतिक तथा संस्थात्मक पक्षों जैसे जाति, परिवार, विवाह, धर्म आदि विषयों के उदय एवं विकास के साथ साथ सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया में नगरों की भूमिका जैसे विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। धुर्य साहब ने भारतीय समाज और संस्कृति के उद्भव का ही अपितु भारतीय समाज की वर्तमान समय की समस्याओं तथा सामाजिक तनावों का सारघर्मित एवं परमाणु सहित अध्ययन किया है। उनकी संस्कृत धारणा पर विशेष पकड़ होने के कारण उन्होंने संस्कृत में लिखे ग्रंथ सामग्री का अपने विश्लेषण में प्रचुर प्रयोग किया है, किंतु साथ ही साथ तथाकथित आधुनिक पश्चिमी आनुभविक विधियों का भी जहाँ तहाँ प्रयोग करने में नहीं चूके। इस संबंध में उनका मुंबई के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों 1% की कामवृत्ति संबंधी आज तो 1938 का अध्ययन उल्लेखनीय है। धुर्य साहब के अध्ययनों में अधिकांशतः क्यों और क्या होगा के 2 प्रश्नों की विवेचना की गई है। उनके अध्ययनों में स्पष्टतः वर्तमान और भविष्य के मध्य एक तारतम्य नजर आता है, जैसा कि उनके एक ग्रंथ तथाकथित आदिवासी लोग और उनका भविष्य में प्रकट होता है। धुर्य साहब के अध्ययनों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने समय में समाजशास्त्र में प्रचलित तीनों मुख्य परंपराओं यथा मानव शास्त्रीय सहभागी अवलोकन, समाजशास्त्रीय सांख्यिकी और सर्वेक्षणपरक और भारत विद्याशास्त्री पौराणिक ग्रंथि के प्रयोग करने का प्रयास किए हैं।
धुर्ये साहब ने अपने अध्ययनों में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भारत विद्याशास्त्र, इंडोलॉजी उपागम का प्रयोग किए हैं। भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पक्षों के अन्वेषण में उन्होंने भारत विद्याशास्त्र के सूत्रों का प्रयोग किए हैं। उनका भारतीय साधुओं 1964, धार्मिक चेतना 1965 तथा दो ब्राह्मणवादी संस्थाओं के रूप में गोत्र एवं चरण 1972 नामक अध्ययनों में भारत के पौराणिक एवं कई धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। यह निर्विवाद है कि धुर्ये साहब का भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के प्रति काफ़ी मोह था, किंतु उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र में प्रचलित क्षेत्र कार्य परंपरा के प्रति भी कभी विमोह प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने कई अध्ययनों में अत्याधुनिक सर्वेक्षण विधि और सांख्यिकी तकनीक, सेक्स की आदतों का अध्ययन 1938 तथा महादेव कोली लोग 1963 के अध्ययन में क्षेत्र कार्य विधि का प्रयोग कर भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में अनुभववादी परंपरा की जड़ों को मजबूत किए हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की दृष्टि में उनका जातियों, प्रजातियों, जनजातियों, विवाह एवं परिवार और नातेदारी व्यवस्था, ग्राम शहरीकरण, जननांकी, धर्म के समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र, सामाजिक तनाव आदि के क्षेत्र में किया गया योगदान महत्वपूर्ण है। धर्म की रुचि प्रारंभ से ही जाति और प्रजाति से संबंधित विषयों में रही है। इनका पीएचडी का विषय भी जाति का नरजातिक सिद्धांत था, जिसके आधार पर सन 1932 में प्रथम पुस्तक भारत में जाति और प्रजाति प्रकाशित हुई। बाद में यही पुस्तक कुछ हेरफेर, संशोधन और परिवर्धन के साथ समय समय पर अलग नामों से भारत में जाति और वर्ग 1950, जाति, वर्ग और व्यवसाय 1961 कई संस्करणों में प्रकाशित हुई। अपने विषयों की आज भी एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में धुर्ये साहब जाति के उद्भव से लेकर इसके भविष्य का विश्लेषण किए हैं। उन्होंने जाति को एक जटिल घटना बताते हुए इसकी निश्चित शब्दों में बंधी हुई कोई समान परिभाषा नहीं दी है, किंतु इसकी 6 विशेषताओं का अवश्य विश्लेषण किया है। ये विशेषताएं हैं: समाज का खंडात्मक विभाजन, संसरण, खान-पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक नियोक्ताएं तथा विशेषाधिकार, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और विवाह अंतरजातीय पर प्रतिबंध। धुर्ये साहब ने जाति और उपजातियों के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन्हें हम जातियां कहते हैं वे उपजातियां हैं और इन उपजातियों पर न तो उपयुक्त विशेषताएं लागू होती है। जाति के उद्भव में उन्होंने प्रजातिक सिद्धांत का समर्थन किए हैं। उनका यह विचार नेतृत्वशास्त्र रिजले से प्रभावित है, किंतु उन्होंने रिजले के विचारों और वर्गीकरण को यथावत स्वीकार नहीं किया है। जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए उन्होंने हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक और विशेषताओं के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया है। ये वर्ग है इंडो आर्यन, पूर्व द्रविड़, पश्चिमी मुंडा और मंगोलियन। जाति के उद्भव के बारे में धुर्ये साहब ने कहा है कि जाति प्रणाली इंडो आर्य संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहां से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया। अंतर विवाह के मैदान में हुआ, वहां से इसे दूसरे देश के भागों में लाया गया। अंतर विवाह सजातीय विवाह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा के मैदान में रहने वाले ब्राह्मणों में हुई थी और यहीं से वे अंतर्विवाह की धारणा और जाति प्रथा के अंततः ब्राह्मणों के अनुयायियों ने देश के दूसरे भागों में फैलाया। धुर्ये साहब ने जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं माना है। उन्होंने जाति को एक परिस्थिति समूह मानते हुए कहा कि जन्म और परिस्थिति के आधार पर भिन्नताएं संसार के अन्य समाजों में भी देखने को मिलती है।
धुरिये साहब का यह दृष्टिकोण जाति के उद्भव संबंधी उनके प्रजातिक सिद्धांत से मेल नहीं खाता। उनके प्रजातिक दृष्टिकोण के अनुसार जाति एक विशिष्ट समाज की एक अनुपम विशेषता है जिसके साथ इसकी अद्वितीय विशेषताएं जुड़ी हुई है। जाति के भविष्य संबंधी उनके विचार निराशावादी होने के साथ साथ विसंगतियों से भी भरे पड़े हैं। धुरिये साहब के अनुसार पारंपरिक व्यावसायिक विशिष्टीकरण तेजी से समाप्त होता जा रहा है। सामाजिक व्यवहार के नियम अपेक्षाकृत उदार हो गए हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जाति प्रणाली की कुछ पुरातन विशेषताएं अब नहीं रही है। तथापि यह प्रणाली पूर्ववत अपनी प्राण स्फूर्ति बनाए हुए है। जाति समाज चाहे अंश बातों में कितना ही बदल गया हो, इसकी जाति के अंदर विवाह करने अंतर्विवाह की प्राचीन विशेषता अभी भी यथावत है और इसे बनाए हुए। एक अन्य स्थान पर जाति में हो रहे परिवर्तन पर टिप्पणी करते हुए धुरिये साहब कहते हैं कि जाति के कुछ नियमाचार कमजोर हुए हैं। जाति संस्करण पर गैर ब्राह्मणीय आंदोलन द्वारा प्रहार किया जा रहा है। अपवित्रता या अशुचिता की धारणा कमजोर पड़ गई है। भोजन और पेय पदार्थों संबंधी नियमों में विशेषतः नगरों में काफ़ी शिथिलता आ गई है, किंतु अंतर्विवाह की जाति की विशेषता कुछ अपवादों को छोड़कर अभी भी समाज को पूरी शक्ति से कसे हुए है। जाति में परिवर्तन संबंधी धुरिये साहब ने 3 प्रमुख धाराओं का उल्लेख किया है: गांधीवादी धारा, सम्मिश्रण और समूहीकरण तथा जाति की समाप्ति। गांधीवादी धारा के समर्थक जाति को अपने मौलिक वर्ण व्यवस्था के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुनः स्थापित करने के पक्ष में है। धुरिये के अनुसार पुरातन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर पुनः लौटना अव्यवहारिक है। धुरिये साहब के अनुसार पुरातन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर पुनः लौटना अव्यवहारिक है। सम्मिश्र और समूहीकरण के दूसरी धारा के अनुसरण करता विद्वान उपजातियों के वर्तमान स्वरूप को आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर बृहद जातियों में समूहीकरण के पक्ष में है। इस प्रक्रिया द्वारा समान परिस्थिति वाली जातियां धीरे धीरे एक होती जाएगी। अंततः हिंदू समाज जाति भिन्न समाज में बदल जाएगा। धुरिये का इस बारे में मत है कि समूहीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। इसमें शिक्षा के प्रसार और प्रगतिशील जनमत बनाने में समय लगेगा। जाति के समाज की पक्षधर तीसरी धारा जाति के कुछ पक्षों को अत्यंत निकृष्ट और कुछ को राष्ट्र विरोधी मानते हैं। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान जैसे अम्बेडकर साहब जाति को बिना किसी नानुच और विलंब के जल्दी से जल्दी समाप्त करने के पक्ष में है। धुरिये साहब का इस बारे में मत है कि रक्त सम्मिश्र आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ाने का एक प्रभावक उपाय है। इसके लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का सुझाव दिया है। धुरिये साहब ने जाति व्यवस्था के साथ साथ आदिवासी जातियों जनजातियों पर भी व्यापक शोध कार्य किए हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों नामक अपनी एक पुस्तक में भारत के आदिवासी जातियों के ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सामाजिक आयामों का वर्णन विश्लेषण किए हैं। तथाकथित आदिवासी और उनके भविष्य में उन्होंने आदिवासियों की समस्याओं का उनके ऐतिहासिक संघर्ष की चर्चा की है। उन्होंने इनकी समस्याओं के संदर्भ में लिखा है कि भारतीय संविधान इन कमजोरियों की पिछड़ी हुई जातियां मानता है, न कि चिड़ियाघर की चिड़ियां। उन्होंने भारतीय समाज के साथ इनके एकीकरण पर जोर दिया है। धुरिये साहब ने महाराष्ट्र की एक जनजाति कोली पर एक संपूर्ण पुस्तक भी लिखी है। धुरिये साहब की दृष्टि में भारतीय जनजातियों की स्थिति हिंदुओं के पिछड़े दलित वर्ग की जैसी है। उनके पिछड़ने पर के कारण हिंदू समाज में पूरी तरह एकीकृत न होना रहा है। हिंदुओं के सामाजिक वर्गों के साथ बढ़ते हुए संपर्क के कारण जनजातियों ने हिंदुओं के कुछ मूल्यों और जीवन शैली को आत्मसात किया है। उत्तर पूर्वी जनजातियों पर लिखी अपनी बाद की रचनाओं में धुरिये साहब ने अलगाववादी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। उनके विचार में यदि इन प्रवृत्तियों को न तो रोका गया और न देश की राजनीतिक एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान में धुर्वे साहब ने आत्मसात की नीति प्रस्तावित की है, जो नेतृत्व शास्त्री एल्विन के नेशनल पार्क की नीति, अलग थलग की नीति से और जवाहरलाल नेहरू की एकीकरण की नीति, आरक्षण और विकास सर्वथा भिन्न है। धुर्वे साहब ने भारत में बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला है। उनका मत है कि भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति अन्य देशों की भांति औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। भारत में शहरीकरण की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। अपने मत की पुष्टि में संस्कृत ग्रंथों तथा अन्य दस्तावेजों के अनेक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि सुदूर गांव में बाजार की ग्रामीण शहरीकरण का मुख्य कारण गांव की स्थानीय आवश्यकताएं रही है। सन 1957 में उन्होंने महाराष्ट्र के एक गांव लोनी कांड के अपने अध्ययन द्वारा गांव की सामाजिक संरचना की निरंतरता को उजागर किया है। धर्म के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में धुर्वे साहब ने धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार तथा भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। धुर्वे साहब के मतानुसार प्राचीन भारत, मिस्र और बेबीलोनिया में धार्मिक चेतना धर्म स्थलों से जुड़ी हुई थी। धुर्वे साहब ने भारतीय धर्म के विभिन्न देवी देवताओं तथा शिव, विष्णु और दुर्गा आदि के उद्भव की भूमिका का सारगर्भित विवेचन किया है। उन्होंने पूजा की बृहद स्तरीय पद्धति के साथ जुड़े हुए स्थानीय और उप क्षेत्रीय विश्वासों को उजागर किए हैं। उनका मत है कि भारत में अनेक पंथों के विकास और विस्तार का आधार राजनीति के साथ साथ लोक समर्थन रहा है। धर्म के समाजशास्त्र से संबंधी उनकी बहुचर्चित एक कृति भारतीय साधुगण 1953 में संन्यास की दोहरी भूमिका की समीक्षा की है। इस पुस्तक पर विभिन्न श्रेणियों के साधु, जिनमें शैव, दशनामी और वैष्णव वैरागी प्रमुख है, का सविस्तार वर्णन किए हैं। धुर्वे के विचार में संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं है, अपितु यह हिंदू धर्म का एक प्रमाणभूत तत्व है। धुर्वे साहब ने भारतीय कला, नृत्य और वेशभूषा पर पुस्तकें और लेख लिखकर इनमें भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है। उनके अनुसार हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्व के दर्शन किए जा सकते। इसके विपरीत हिंदू और मुस्लिम स्मारकों बिल्कुल भिन्न मूल पद्धतियों पर आधारित रहे हैं। भारतीय मंदिरों के प्रेरणास्रोत भारतीय तत्व थे। उनकी विषय वस्तु वेद, महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित थी, कि मुस्लिम कला फारसी अरबी संस्कृति पर आधारित थी। धुर्वे साहब इस मत से सहमत नहीं थे। भारत में मुस्लिम स्मारकों में हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का समन्वय हुआ है। उनका मत था कि मुस्लिम इमारतों में हिंदू कला के तत्वों का केवल अलंकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। धुर्वे साहब ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की वेशभूषा पर लिखते हुए हिंदू, बौद्ध और जैन कलाकृतियाँ, वास्तुकला और मूर्तिकला द्वारा विभिन्न कालों की वेशभूषा में भिन्नताओं का चित्रण किए हैं। जहाँ राधा कमल मुखर्जी साहब ने कला को सभ्यता के मूल्यों, विद्वानों, आदर्शों के वाहक के रूप में देखा है, वहाँ धुर्वे साहब ने इसे हिंदू विन्यास के रूप में चित्रित किए हैं। धुर्वे साहब ने राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय को लेकर 4 पुस्तकें लिखी, जिनमें सन 1968 में प्रकाशित भारत में सामाजिक तनाव नामक पुस्तक विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इस पुस्तक में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति और संबंधों की ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक सविस्तार समीक्षा की है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को 2 ऐसे अलग समूहों के रूप में माना है, जिनमें पारस्परिक आदान प्रदान की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संघर्ष को लेकर इतिहास के पन्नों की खोजबीन करते हुए बताया है कि अकबर के काल को छोड़कर मुगलों ने भारत में पदार्पण के उपरांत दोनों संस्कृतियों में निरंतर संघर्ष रहा है। इस पुस्तक के मूल उनके भाव के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचार हैं।
जिसकी व्याख्या उन्होंने इतिहास और स्वतंत्रता के समय और बाद में घटी घटनाओं के आधार पर किया। धुरिये साहब के अनुसार देश का विभाजन पृथकतावाद और विशिष्टतावाद के एक लंबे इतिहास के परिणामों का फल है और सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद भी निरंतर हिंदू मुस्लिम दंगे और झगड़े भी पृथकतावादी मनोभावनाओं पारस्परिक और विश्वास के अभी तक विद्यमान होने के साक्षी हैं। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव के अतिरिक्त इस पुस्तक में तमिलनाडु में हुए भाषाई दंगों का भी विश्लेषण किया गया है। उन्होंने बताया कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति को प्रश्रय देकर अलगाववादी तीव्र भावनाओं को उभार रहे हैं। हिंदू शोध का मुद्दा उत्तर आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रति अलगाव तथा इसकी साहित्यिक विरासत को ब्राह्मणवादी बताकर डीएमके द्वारा घृणा उत्पन्न करने के प्रयास को धुरिये साहब ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बड़े खतरे को संकेत दिया है। भाषाई तनाव की कड़ी में हिंदी विरोध के लिए अतिरिक्त धुरिये साहब ने इसी पुस्तक के आसामी बंगाली भाषा के विवाद और उर्दू भाषा के समर्थन संबंधी विवाद को भी सविस्तार विवेचना की है। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जो कुछ भी धुरिये साहब ने लिखा है उसका सार यह है कि कठोर और संभावित बहुलतावादी प्रवृत्तियों के विकास और प्रोत्साहन ने राष्ट्रीय एकीकरण को लगभग असंभव बना दिया है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के रूप में समग्र एकीकरण का एक आदर्श उपचार के रूप में जो सुझाव दिया था वह भी अब बेकार होता जा रहा है, क्योंकि यह बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। धुरिये साहब लिखते हैं कि इस संबंध में राजनीतिक प्रेरित सरकारी समाधान केवल कागजी समाधान है और यह देश को अधिक टुकड़ों में बांटने की प्रवृत्ति को प्रश्रय देगा। धुरिये साहब के विचारों पर तत्कालीन ब्रिटिश विद्वानों का प्रभाव पड़ा है, यथा पैट्रिक गिब्स, हावर्थ और रिवर्स। इन तीनों के प्रभाव को उनकी कृतियों और उनके विद्यार्थियों पर अंकित छाप में देख सकते हैं। धुरिये साहब की कृतियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वाभिमान और भारत के गौरव जैसे विचार और मनोभाव हावी रहे हैं। वह मूलतः हिंदुत्ववादी रहे, किंतु उन्हें किसी भी अर्थ में पुनरुत्थानवादी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि जाति, विवाह, यौन संबंध तथा स्त्रियों के बारे में उनके विचार से प्रकट होता है। वे जाति व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे इसे सामाजिक न्याय के विरुद्ध मानते थे। उनके दृष्टि में जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का हनन करती है। एमजी रोनाल्डो की भांति सुधारवादी दृष्टि वाले राष्ट्रवाद क्षेत्र जो हिंदू समाज में आवश्यक सुधार के पक्ष में थे, अपनी विचारधारा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहते हुए भी धुरिये साहब ने अपने विचारों का अपने विद्यार्थियों पर कभी भी थोपने का प्रयत्न नहीं किए हैं। जाति संबंधी उनके विचारों पर हावर्थ और रिवर्स के विचारों का स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। रिवर्स साहब की सामाजिक संगठन संबंधी अवधारणा के आधार पर उन्होंने जाति को भी सामाजिक समूहकरण के एक रूप माना है। सामाजिक जीवशास्त्र और समाजशास्त्र संबंधी विचार धुरिये ने मूलतः गेट से ग्रहण किए थे। इस सभी सिद्धांतों से परिचित होते हुए धुरिये साहब ने स्वयं को किसी भी विशिष्ट सिद्धांत के ढांचे में नहीं डाला। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद प्रारंभ में उन्होंने प्रसारणवादी सिद्धांत के प्रति थोड़ी रुचि अवश्य प्रकट की थी, किंतु जीवन भर वे पौराणिक संस्कृत साहित्य, मानव शास्त्रीय इतिहास और परंपरा की खोज में रहे। उदार मार्क्सवादियों ने उन पर यह आरोप भी जरा है कि उन्होंने अपनी कृतियों में कहीं मार्क्सवादी अवधारणाओं का प्रयोग नहीं किया है। वे मार्क्सवादी सिद्धांत अवधारणाओं से परिचित अवश्य थे और उन्होंने कोंकण क्षेत्र के एक गांव के अपने अध्ययन में एंगेल्स के परिवार के नियमों का उल्लेख किया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं उनका क्रम वाइज से अध्ययन करेंगे, जो हर एक एग्जाम के लिए वीवीआईपी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी, फायदेमंद साबित होता है। पहला हो गया कास्ट एंड रेस इन इंडिया, अगला हो गया सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपुल 1938,
The Aborigines so-called and their future 1943, Culture and Society 1945, After a Century and a Quarter 1960, Caste, Class and Occupation 1961, Family and Kin in Indo-European Culture 1962, Cities and Civilization 1962, The Scheduled Tribes 1963, The Mahadev College 1963, Autonomy of a Rural Community 1963, The Indian Sadhus 1964, Race Relation in Agro-Africa, Sexual Behavior of the American Female, Anthropo-Sociological Papers, Social Tension in India 1965, I and Other Exploration 1973, Weather India 1974, India Recreates Democracy 1978, Vedic India 1979, The Burning Cauldron of the Northeast 1980. पहला हो गया सेक्स एंड रेस इन इंडिया 1932। अगला हो गया सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपुल 1938, द एबोर्जिनस सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943, कल्चर एंड सोसाइटी 1945, आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1960, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1962, Cities and Civilization 1962, The Scheduled Tribes 1963, The Mahadev College 1963, Autonomy of a Rural Community 1963, The Indian Sadhus 1963, The Indian Sadhus 1964, Race Relation Negro Africa, Sexual Behavior of the American Female, Anthropo-Sociological Papers, Social Tension in India 1968, I and Other Exploration 1973, Weather India 1974, India Recreates Democracy 1978, Vedic India 1979, The Burning Cauldron of the Northeast 1980। तो यही GS गुरिया साहब की प्रमुख कृति जीवन गाथा, उनकी पुस्तकें जो हैं उनका हमने वर्णन किए हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, फायदेमंद साबित होता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम समाजशास्त्र विषय पर आधारित यानी कि सोशोलॉजी विषय पर आधारित हो, GS घुरिया साहब से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसीलिए GS घुरिया साहब की जीवन गाथा, कृति और उनकी पुस्तकों बार बार मनन चिंतन अध्ययन करना चाहिए, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं का और उनके क्लास सब्जेक्ट पर आधारित भी समाजशास्त्र विषय उनके लिए बहुत उपयोगी, फायदेमंद साबित होगा। जैसे IE हो गया, BA हो गया, MA हो गया या PhD हो गया, या कोई भी क्लास सब्जेक्ट पर आधारित हो या कंपटीशन पर आधारित हो, सभी के लिए GS घुरिया साहब बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर अगले समाजशास्त्री का वर्णन करेंगे। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।